हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक को डील करते हैं। तो इसी कड़ी में मैंने सोचा, चूंकि पीसीएस के एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है और पीसीएस में जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल होते हैं वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं लूसेंट से आते हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए हैं तो काफ़ी हद तक काम बन जाता है। तो पीवाईक्यूज़ पे तो हमने जो एमसीक्यूज़ है वो लेक्चर काफ़ी हद तक ले रखा है, कुछ लेक्चर्स बचे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी फिर मैंने सोचा कि लूसेंट से जो है हम आपको जो है जो भारतीय संविधान का पोर्शन है उसको कंप्लीट करा देता हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सके। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए, जिससे कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सभी तक प्राप्त होती रहे। और अगर मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन है, उन पे हमसे जुड़ सकते हैं। इन सारे के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए हम बिना लेट किए हुए अपना जो है चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जो पहला हमने अपना चैप्टर लिया है, इसमें भारतीय संविधान के विकास का जो संक्षिप्त इतिहास है उसको हमने लिया है। इसमें से हम आपको केवल उन्हीं बातों को बताएंगे जो मैक्सिमम जो है एमसीक्यू के फॉर्म में जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीसीएस एग्जाम्स में। तो पहला है, कह रहा है कि 1757 ईस्वी की जो प्लासी की लड़ाई है, तो आप इस बात का देंगे 1757 प्लासी की लड़ाई। आप इस बात का ध्यान अपने बैक ऑफ माइंड में रखेंगे। 1700 और लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत ले जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा किया। तो बता रहा है कि जो प्लासी का 1757 में युद्ध हुआ और बक्सर का जो 1764 में युद्ध हुआ, उसी के बाद जो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो है शासन का शिकंजा जो है भारत में कस लिया था। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट प्राप्त किए, जो पारित किए थे। तो जो शासन उसने स्थापित किया इन दोनों युद्धों के बाद में, तो अब यहाँ पे किस तरीके से वो शासन चलाया जाए, तो उसकी वजह से उन्होंने कई तरीके के जो है एक्ट पारित किए गए थे। और उसी में जो है डिफरेंट जो एक्ट्स पारित किए गए हैं उसी को हम आगे इस पूरे लेक्चर में देखेंगे। तो जो पहला लेक्चर जो है एक्ट पास किया गया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जो संवैधानिक महत्व है वो क्या क्या है, उस बात को हम देखते हैं। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करना, इस बात का आप ध्यान देंगे। ये आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सा एक्ट है जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में जो है कदम उठाया गया था। तो ये पहला कदम उठाया गया था यहाँ से। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। बी जो कह रहा है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तो इसके द्वारा पहली बार जो है प्रशासनिक और राजनीतिक जो कार्य थे उनको जो है मान्यता मिली थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के थ्रू रखी गई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं रही हैं वो कौन कौन सी रही हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था। और जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे उनको जो है बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। और जो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, जो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। इस बात का आप ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली। तो इसका एक सीरीज है कि कब जो है कब जो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, और फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको कब जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कहा जाता है। बाकी जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बनाया गया था वो 1833 के जो है एक्ट से बनाया गया था। इस बात का आप ध्यान देंगे। फिर अगला जो पॉइंट कह रहा है, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। तो 4 सदस्य हुआ करते थे इसमें, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तो किसमें केवल 4 सदस्य थे, आपको इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट कह रहा है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जगह पे उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 73 के अधिनियम के बाद जो है 74 में की गई है। तो कलकत्ता इसका आंसर हो जाएगा, आप इस बात का ध्यान देंगे। फिर कह रहा है जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो है 3 न्यायाधीश हुआ करते थे। तो इस यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। तो मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर
एलिजा एम्पे थे, इस बात का आप ध्यान देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेडली पूछा गया है, आप इसको स्टार लगा देंगे। तो मुख्य न्यायाधीश जो थे कलकत्ता में, जो पहला सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट उच्चतम न्यायालय बनाया गया था 1774 में, 1773 के एक्ट के थ्रू बनाया गया था और 1774 में बना था कलकत्ता में। तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे थे, इस बात का ध्यान देंगे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया था। तो जो है रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया था वो इसी एक्ट के तहत किया गया था। आगे हम देखते हैं जो पांचवा पॉइंट है वो क्या बोल रहा है। तो पांचवा पॉइंट कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। तो बोर्ड ऑफ जो है डायरेक्टर्स जो है स्थापित कर दिए गए थे, जिससे जो है कंपनी पर जो है नियंत्रण वहां से जो ब्रिटिश सरकार थी वो ब्रिटेन से काफी सशक्ति के जो है तहत कर पा रही थी। इसे भारत में इसका राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ से जो है ब्रिटिश सरकार को सारी जानकारियां देते थे, किस की राजस्व का क्या हिसाब किताब है, नागरिक का क्या हिसाब किताब यहाँ चल रहा है भारत में, सैनिक मामलों की जो जानकारियां हैं वो ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था इस अधिनियम के तहत। अब अगला जो एक्ट देखते हैं वो अगला एक्ट हो जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कौन कौन सी बातें की गई हैं इस बात का हम जान लेंगे। तो एक्ट ऑफ जो सेटलमेंट है उसमें कहा गया है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया उसकी कमियों को जो है दूर करने के लिए इस एक्ट को प्रावधान किया गया था। और इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की जो सरकार थी उसको जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का जो है अधिकार प्रदान कर दिया गया था। तो इस बात का आप ध्यान देंगे कि इसके तहत जो है कलकत्ता की जो सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगहों पे के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो एक्ट है वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इस बात का ध्यान देंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। यहाँ से ये पूछा जाता है कि किस तरीके के प्रशासन का प्रारंभ हुआ। तो दोहरे प्रशासन का जो प्रारंभ हुआ था वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था, जिसके तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि व्यापारिक मामलों के लिए देख थे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो राजनीतिक मामलों के लिए थे। आप यहाँ देखें, ध्यान देंगे, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि डायरेक्टर्स किसके लिए थे और कंट्रोल। जो डायरेक्टर्स की भूमिका होती है मैक्सिमम जो है बिजनेस के क्षेत्र में ही होती है, और जो कंट्रोल किया जाता है वो राजनीतिक मामलों में कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो व्यापारिक मामलों के लिए था और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था वो राजनैतिक मामलों के लिए था। अगला एक्ट देखते हैं। तो अगला एक्ट जो है 1793 का है, चार्टर एक्ट अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण जो बोर्ड था कि सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। तो ये जनरल पॉइंट है, आप इस बात का ध्यान देंगे। अगला जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1813 का जो चार्टर अधिनियम है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। पहली बार जो है कंपनी के जो अधिकार था उसके पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, ये 1813 के एक्ट में। इसीलिए इसके बाद जो है 1833 का एक्ट आता है, क्योंकि 20 वर्ष के लिए तब तक बढ़ा दिया गया था। अगली जो इंपॉर्टेंट बात इसमें है, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो एकाधिकार को छीन लिया गया था। तो एकाधिकार को छीन लिया गया था, इस बात का आप ध्यान देंगे इस एक्ट के तहत। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किंतु उसके जो है चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। तो यहाँ चीन के साथ व्यापार और जो है जो चाय का व्यापार था उसको छोड़ करके और जो सारे व्यापार पर अधिकार था उसको छीन लिया गया था, उसका एकाधिकार जो है खत्म कर दिया गया था। लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार था उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया था, इस बात का आप ध्यान देंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत जो है चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पे जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया था, किंतु उसके जो अतिरिक्त और सारे व्यापार थे उस पे जो है ब्रिटिश कंपनी का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था, और जो और सारे लोगों के लिए थे सबके लिए व्यापार ओपन कर दिया गया था। तो जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको जो है कहीं ना कहीं मोस्टली खत्म कर दिया गया था, एक्सेप्ट जो है चीन के साथ व्यापार में और चाय का जो व्यापार था उसको छोड़ करके। उस पर जो है उनका एक अधिकार था, बाकी और सारी जगहों पे और सारी कंपनियों के लिए भी इसको ओपन कर दिया गया था।
चौथा पॉइंट है 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस बात का ध्यान देंगे कि जो 1813 से पहले थे वो ईसाई जो पादरी होते थे, क्रिश्चियन मिशनरी, उनको भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 का जो अधिनियम है उसके द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके जो है भारत आने की सुविधा मिल गई थी। 1813 के पहले सुविधा नहीं थी, लेकिन जो है उसके बाद में जो है उस पादरियों को यहाँ पे आकर के ईसाई धर्म को प्रसार प्रसार करने की जो है आज्ञा दी गई थी। अगला ऐड देखते हैं, जो 1833 का चार्टर अधिनियम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन लिफ्ट किए जाते हैं, आप पीसीएस के एग्जाम्स में देखेंगे रिपीटेडली इन सारी जगहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो पहला ये चैप्टर है भारतीय संविधान के विकास का जो संक्षिप्त इतिहास है, यहाँ से हर साल आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है पीसीएस के एग्जाम्स में, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, सब जगह पे यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम है, इसके तहत इसकी जो मुख्य विशेषताएं रही हैं उसको हम देखते हैं। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। इसके पहले हमने देखा कि चीन के साथ व्यापार था और चाय का जो व्यापार था उस पर एक अधिकार था, लेकिन इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, उसको भी जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब जो है सभी लोग जो है ओपन तरीके से ट्रेड व्यापार जो है कर सकते थे, सारी कंपनियां। अब जो है ब्रिटिश जो सरकार थी उसकी कोई भी जो है मोनोपोली यानी कि एकाधिकार अब किसी भी चीज पे नहीं रह गया था। अब कंपनी का जो कार्य है वो ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत में शासन करना रह गया था। अब जो कंपनी का जो कार्य था वो केवल भारत में शासन करना ही रह गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1833 के अधिनियम के तहत ये किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, जो सबसे पहला जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था, अब जो है उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो जो है 1833 में ये किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेडली इसको पूछा जाता है। और जो विलियम बेंटिक थे वो जो है पहले जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। चौथा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि बंबई तथा मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण शक्तियां को वापस ले लिया गया था। तो पहले जो इसके पहले हमने देखा था कि जो मद्रास और बम्बई थे उनको भी जो है बंगाल में मिला लिया गया था, लेकिन यहाँ पे 1833 में उनको फिर से थोड़ा सा उनको फ्रीडम दे दी गई कि वो अपना विधि निर्माण कर सकते हैं। फिर पांचवा पॉइंट कह रहा है विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। तो पहले हमने देखा था कि जो 3 ही सदस्य होते थे, बाद में जो है इस एक्ट के तहत जो है 1833 में विधिक परामर्श हेतु कि उनको जो है लीगल सलाह मिल सके, तो विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसमें विधि सदस्य के रूप में एक चौथा सदस्य भी शामिल कर दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, छठवां पॉइंट है। छठवां पॉइंट कह रहा है कि भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1833 का एक्ट है, इसी के तहत जो है भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। इसीलिए विलियम बेंटिक को जो है दास प्रथा के उन्मूलन के लिए जो है श्रेय दिया जाता है, और कर्नल जो स्लीमैन थे उनको भी जो है दास प्रथा से रिलेट किया जाता है। तथा अब अगला पॉइंट देखते हैं, तथा 1843 में उसका उन्मूलन किया गया था। तो इस एक्ट के तहत जो है उसको विधि विरुद्ध घोषित किया गया था, लेकिन उन्मूलन जो किया गया था वो 10 साल बाद यानी कि 1843 में इसको उन्मूलन कर दिया गया था, मतलब जड़ से ही खत्म कर दिया गया था। सातवां पॉइंट देखते हैं, अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था। और 8वां पॉइंट कह रहा है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था। तो संपूर्ण जो है ये बात आपको 8वां पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। तो जो गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का जो है अधिकार दिया गया था। ये भी जो है 1833 के एक्ट के तहत किया गया था, इस बात का ध्यान देंगे। अगला जो पॉइंट है 9वां, कह रहा है भारतीय कानूनों का जो वर्गीकरण किया गया था तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। तो विधि आयोग की जो व्यवस्था हुई 1833 के एक्ट से है, ये भी आप ध्यान देंगे, इसको भी आप स्टार लगा लेंगे। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है विधि आयोग का गठन किया गया था, इस बात का भी ध्यान देंगे। तो लॉर्ड मैकाले और 1834 को आप याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और 1833 से रिलेटेड ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट कराया है, आपको स्टार लगाया है, वो जरूर आप एज एमसीक्यू के फॉर्म में याद करके जाएंगे।
अगला देखते हैं 1853 का जो एक्ट है। तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, अब उसको देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला कह रहा है इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया था। तो जो है कौन सा जो है सेवाओं में नामजदगी का जो सिद्धांत है उसको समाप्त करके कंपनी के महत्वपूर्ण पदों में जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती थी उसके आधार पर भर्ती की व्यवस्था की गई थी। तो पहले होता था कि जो सेवाएं होती सिविल सर्विसेज होता था उसमें केवल नाम के आधार पर के जो है वो लोग कर दिए जाते थे, इस तरीके से चयन होता था। लेकिन 1853 से जो है कंपटीशन वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो प्रतियोगी परीक्षाओं का सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से जो है ओपन तरीके से एग्जाम कराया जाने लगा। तो इस बात का ध्यान देंगे, और ये पूछा भी जाता है ओपन एग्जाम यानी कि प्रतियोगी परीक्षाएं जो है सिविल सर्विसेज के लिए कब से आयोजित, किस एक्ट के थ्रू जो है आयोजित कराई जाने लगी। तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम है इसका आंसर हो जाएगा। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की भी गई थी। इसके बाद देखिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति भी की गई थी। तो यहाँ पे भी लॉर्ड मैकाले का काफ़ी योगदान है, और जो है विधि आयोग के लिए भी लॉर्ड मैकाले का काफ़ी योगदान है, तो इस बात का ध्यान देंगे। और 34 में विधि आयोग बना था, और 54 में यानी कि 20 साल के बाद जो है मैकाले समिति भी गठन की गई थी। तो 20 साल का अंतर है। तो इस बात से आप इस तरीके को या मतलब इस फैक्ट को याद कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है दूसरा कह रहा है इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के जो विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो यहाँ से जो है विधायी और जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको, जो परिषद परिषद होती थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसके जो विधायी कार्य हैं और जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को अलग अलग कर दिया गया था। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए थे जिन्हें विधान पार्षद कहा गया था। ये बात ध्यान देंगे, ये पूछा जा सकता है। इसके तहत जो है 6 नए विधान जो है पार्षद जोड़े गए थे। तो 6 नए विधान पार्षद जोड़े गए थे, तो आप इस बात का ध्यान देंगे, और जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। तो ये 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। अगला देखते हैं। तो इस तरह हमने इस लेक्चर में जो है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको देखा, बेसिक प्रोविजन जो है संविधान विकास का देखा। बाकी हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 देखा, और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसको देख लिया है हमने। 1793 का जो चार्टर अधिनियम एक्ट था वो भी हमने देख लिया है। 1813 का भी एक्ट हमने देख लिया है, और 1833 का जो एक्ट है उसको हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद हमने सबसे लास्ट में 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसको कंप्लीट किया है। तो इस तरीके से हमने ये सारे प्रोविजन अभी तक कर लिए हैं। और जो सारे एक्ट हैं, 1858 का एक्ट है, 1861 का एक्ट है, 1873 में जो अधिनियम आया था वो, 1892 का एक्ट, 1909 का, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, इन सारे को हम बाद में अगले जो है लेक्चर में देखेंगे। सो अभी तक चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए जिससे कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सब तक जाती रहे। तो और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सारे के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिए गए हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल पॉलिटी पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।